गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, जिसको हमने कहा था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी आदि जनन कोशिका से शुक्राणु के निर्माण को हमने कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि इस जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है वो दो जो है पदों में होती है। एक तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस यानी आदि जनन कोशिका से प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड का निर्माण, जिसको हमने कहा था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और दूसरा जो है पार्ट था वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण, वो जो हमारा था दूसरा भाग। उसी भाग को आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मायोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड का स्पर्म के अंदर रूपांतरण या फिर उसका विभेदन क्या कहलाता है? स्पर्मायोजेनेसिस। वो जो स्पर्मेटिड जो है कैसा एक स्ट्रक्चर है? नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, यानी अगतिशील है और एक गोलाकार संरचना है। ये गोलाकार संरचना जो है किस में परिवर्तित हो जाती है? स्पर्म के अंदर, जो कि कैसा है? गतिशील संरचना है। ठीक है। और ये जो गतिशील जो संरचना है, इसके मतलब बनने के लिए, इस गतिशील संरचना में इसके परिवर्तन के लिए जो है कुछ जो है इसके अंदर परिवर्तन पाए जाते हैं। तो और ये जो हम परिवर्तन है इसके अंदर पाए जाने वाले, हम उन परिवर्तनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इन परिवर्तनों को हम कुछ जो है स्टेप्स में ले लेते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हेड, यानी इसके शीर्ष भाग का निर्माण। शीर्ष भाग के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो परिवर्तन होने वाले, केंद्रक के अंदर, जिस और एक हमने कहा गोल्जी फेज, एक्रोसोम फेज, यानी एक्रोसोम के अंदर परिवर्तन, फिर इसकी पूंछ के भाग में और मध्य भाग में और कोशिका द्रव्य के अंदर होने वाले परिवर्तन। तो एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहला जो हमने लिया, इसके शीर्ष भाग में होने वाले परिवर्तन। स्पर्म का जो शीर्ष भाग है, ये हमने कहा दो भागों के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसमें दो भाग पाए जाते हैं, न्यूक्लियस और एक्रोसोम। स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, इसमें होने वाले परिवर्तन क्या है? इसमें जितना भी जो तरल पदार्थ है, एक तो तरल पदार्थ जो है वो, और इसके अंदर आरएनए है या फिर न्यूक्लियोलस है, तो ये सब जो है इसके अंदर से बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ इसके अंदर जो है रहता है क्या है? डीएनए जो है वो इसके अंदर रहता है। और इसका जो है केंद्रक का थोड़ा सा आयतन जो है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है इसका। इसके अलावा जो है इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, यानी स्फेरिकल शेप से, एक वृत्ताकार शेप से कैसे हो जाती है? इलोंगेटेड, लंबी और सकड़ी जो है इसकी शेप हो जाती है, जो कि इसको मदद करती है किसके? किसी भी जो है तरल जो है माध्यम के अंदर तैरने के लिए, या फिर अंडाणु के भेदन में जो है ये इस मदद करती है। फिर गोल्जी जो है एपरेटस पाया जाता है। हमने कहा कि दूसरा जो भाग हमने कहा एक्रोसोम का निर्माण। जैसा कि इसमें आप देख सकते हो बच्चे कि इसमें जो है न्यूक्लियस जो है कैसा है? गोलाकार संरचना। ये गोलाकार संरचना जो है परिवर्तित हो जाती है किसके अंदर? एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, एक जो है लंबा जो है संरचना के अंदर ये परिवर्तन इसके अंदर हो जाता है। तरल पदार्थ जो है बाहर निकल जाता है। फिर दूसरी जो संरचना है, हमने जैसे कि कहा था दो भाग है शीर्ष भाग के अंदर। दूसरा भाग जो है क्या है? एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम का निर्माण है, ये एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी से, गोल्जी काय के द्वारा होता है। और जैसा कि आप जानते हो गोल्जी काय जो है किसकी? सिस्टर्नी और वेसाइकल्स की बनी हुई होती है, छोटी छोटी वेसाइकल्स की बनी हुई होती है। इन जो है छोटी वेसाइकल के अंदर एक जो है पदार्थ पाया जाता है भरा हुआ, जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंस पदार्थ, जिसको कि हमने नाम दिया है प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल, प्रोएक्रोसोमल कणिका, या फिर इसको हमने कहा एक्रोब्लास्ट। ये जो घन जो पदार्थ है
तो ये पदार्थ जो है, ये एक्रोसोमल जो कणिका है धीरे धीरे क्या होती है, आकार में जो है अपने बढ़ना शुरू कर देती है। यानी छोटी छोटी जो इसकी वेसाइकल्स हैं ये सब आपस में जो है मिल जाती है और आपस में मिल कर के एक जो है बड़ी वेसाइकल का निर्माण कर लेती है, जिसको कि हमने कहा एक्रोसोमल वेसाइकल। जब इसका आकार बड़ा हो जाता है तो यह क्या करती है, केंद्रक के ऊपर जाकर, केंद्रक के जो है अग्र सिरे पर, ये क्या है केंद्रक, और केंद्रक के अग्र सिरे पर जाकर के ये वहाँ पर जो है स्थापित हो जाती है, यानी वहाँ पर ये जुड़ जाती है। जैसा कि हम इसमें भी देख रहे हैं, केंद्रक के जो है अग्रभाग के ऊपर जो है ये एक्रोसोम वाला जो पार्ट है, ये एक्रोसोम वाला पार्ट यहाँ पर जो है केंद्रक के आगे विद्यमान हो गया है, ये स्थापित हो गया है। फिर जो है इसमें परिवर्तन आ रहा है मध्य भाग। मध्य भाग में आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अक्षीय तंतु के चारों तरफ जो है क्या होंगे, व्यवस्थित हो जाते हैं। ये इसका क्या है, अक्षीय तंतु। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है कई दफ़े क्या हो गया, आपस में मिलकर के एक जो है फीते का निर्माण कर लेते हैं, एक फीते का निर्माण करते हैं लंबे, जिसको कि हम कहते हैं नैबन कण। नैबन कण यानी किसको बोलेंगे, नैबन कण, कि माइटोकॉन्ड्रिया एक फीते का रूप ले लेता है जिसे हम कहते हैं नैबन कण। कई दफ़े इस क्वेश्चन को भी पूछ लेते हैं कि नैबन कण क्या है, तो फीते के आकार का माइटोकॉन्ड्रिया जो कि इसके मध्य भाग में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं नैबन कण। इसके अलावा जो है इसके मध्य भाग में कोशिका द्रव्य जो है उसमें भी परिवर्तन होता है। जब एक्रोसोम का निर्माण होता है तो कोशिका द्रव्य क्या होता है, पीछे की तरफ आ जाता है, और ये कोशिका द्रव्य जो है पीछे की तरफ आकर के ये मध्य में जो है एकत्रित हो जाता है, मध्य खंड के अंदर एकत्रित हो जाता है। और मध्य खंड में एकत्रित होने के बाद जो है, जब इसमें पूंछ का निर्माण होता है और ये मध्य खंड में व्यवस्थित हो जाता है, तो इसको हम कह देते हैं मेन्शेंट रिंग। मेन्शेंट कहते हैं हम कि कोशिका द्रव्य जो है जब मध्य के अंदर जो है आकर के व्यवस्थित हो जाता है तो वो कहलाता है मेन्शेंट। और नैबन कण कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जब फीते की आकृति का, रिबन की आकृति का होता है तब ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, नैबन कण। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाले शब्द दोनों, नैबन कण और मेन्शेंट। मध्य भाग की बात हुई। अब इसमें जो पूंछ का जो निर्माण होता है, पूंछ के निर्माण में यहाँ पर जो है जब द्वितीय जो विभाजन होता है उस दौरान क्या होता है, एक सेंट्रियोल पाए जाते हैं इसमें। सेंट्रियोल जो है तारककाय जिसको हम कहते हैं, तारककाय भी विभाजित होता है साथ में, और ये दो जो है तारककाय का निर्माण कर लेता है। ये जो दो तारककाय हैं ये कहलाते हैं, एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यानी समीपस्थ तारककाय, और एक कहलाता है डिस्टल सेंट्रियोल यानी दूरस्थ तारककाय। ठीक है, दो सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है ये इस पर स्पर्म के जो है न्यूक्लियस जो है उसके पीछे जा कर के ये स्थित होता है। एक गड्ढा सा निर्मित होता है जिसके अंदर जो है ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वहाँ पर स्थापित होता है, और डिस्टल सेंट्रियोल, दूरस्थ सेंट्रियोल जो है ये उसके लंबवत जो है पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई पूंछ की। और इससे जो है कितने क्या निकले रहते हैं, अक्षीय तंतु जो हैं वो निकले हुए रहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल से, जो कि इसकी पूंछ का निर्माण करते हैं। चलिए, स्पर्म फॉर्मेशन हुआ। अब स्पर्म का जो है हम स्ट्रक्चर अब देखते हैं, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो शुक्राणु का जो स्ट्रक्चर है, संरचना, उसके 3 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से भाग पाए जा रहे हैं, एक तो हेड यानी शीर्ष भाग, मध्य भाग और पूंछ। और जैसा कि हमने कहा हेड के अंदर कैसे हैं, 2 पार्ट हैं, न्यूक्लियस और एक्रोसोम, केंद्रक और एक्रोसोम। मिड पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल, और टेल के 2 भाग है, प्रिंसिपल पीस और एंड पीस। ठीक है, तो स्पर्म का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि हमने कहा 3 भाग है इसके स्पर्म के, हेड, मिड पीस और टेल।
सबसे पहले हमने हेड कर लेते हैं। तो इसकी जो हेड है यानी शीर्ष जो है, इस शीर्ष की जो आकृति आप देख रहे हो, ये जो है इसकी आकृति हर जो है एनिमल के अंदर अलग अलग होती है। यानी हर जो स्पीशीज़ है उसमें ये अलग अलग आकृति का होता है। किसी के अंदर गोलाकार हो सकता है, किसी के अंदर चपटा हो सकता है, किसी में चम्मच के आकार का हो सकता है। और इनकी इस आकृति से जो हम इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। यह जो शीर्ष भाग की जो दो संरचनाएं हैं कौन कौन सी है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। ये दोनों संरचनाएं जो हैं क्या क्या काम करती है, एक तो आनुवंशिक का काम करती है और दूसरी जो है एक्टिवेशन का काम करती है। ठीक है, जैसा कि हमने कहा केंद्रक जो है इसमें, इसका शीर्ष भाग का जो है अधिकांश भाग जो है क्या है, केंद्रक है। ठीक है, जो कि इसकी आकृति को दिखाता है। केंद्रक जैसा हम जानते हैं दोहरी झिल्ली का युक्त जो है एक आवरण है। ठीक है, अब केंद्रक के अंदर जो है इसकी झिल्ली जो है उसके अंदर इसमें छिद्र जो है नहीं पाए जाते हैं। और केंद्रक में क्या पाया जाता है, अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि क्षारीय प्रोटीन के साथ जुड़े रहते हैं। और केंद्रक में केंद्रिका है, आरएनए है या फिर जो तरल है उसका जो है अभाव होता है, वो नहीं पाए जाते हैं इसके अंदर, केंद्रक के अंदर। चलिए फिर हम इसका दूसरा भाग कौन सा है, एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है जैसा कि हमने कहा शुक्राणु के एकदम अग्र सिरे पर, स्पर्म के जो है अग्र सिरे पर कहाँ पर पाया जा रहा है, ये केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में पाया जा रहा है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, एक्रोसोम केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के जो है बीच के अंदर ये पाया जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम का आकार भी जो है अलग अलग स्पीशीज़ में, अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार का होता है। और इस एक्रोसोम के अंदर जो है कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, लाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि अंडाणु की मिट्टी को भेदने का काम करते हैं। जैसे एसिड हाइड्रोलेजेज है, हाइलोयूरोनिडेज है, एसिड फॉस्फेटेज है, एक्रोसोमिन है। तो ये सारे जो हैं एंजाइम्स पाए जाते हैं किसके अंदर, एक्रोसोम के अंदर। चलिए फिर नेक्स्ट जो है हमारा आता है पार्ट मिड पीस यानी मध्य का भाग। जैसे कि हमने कहा मध्य भाग के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें पाई जा रही है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, सेंट्रियोल पाया जा रहा है। और ये जो मध्य भाग है किससे, शीर्ष भाग से इसके नेक के द्वारा जो है जुड़ा हुआ रहता है। और इसमें दो जो हैं क्या पाए जा रहे हैं, सेंट्रियोल पाए जा रहे हैं। एक सेंट्रियोल तो हमने कहा कौन सा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा सेंट्रियोल हमने कहा डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यानी समीपस्थ जो है तारक काय। समीपस्थ तारक काय जो है क्या काम करता है, ये निषेचन के बाद जो है माइटोटिक स्पिंडल का निर्माण करता है। ठीक है, और दूसरा सेंट्रियोल कौन सा है, डिस्टल सेंट्रियोल। इस डिस्टल सेंट्रियोल से जैसा कि हम देख रहे हैं, डिस्टल सेंट्रियोल इससे जो है क्या निकल रही है, अक्षीय जो है तंतु निकल रहे हैं। ठीक है, दूरस्थ जो है दूरस्थ तारक जो है क्या कह सकते हैं कि शुक्राणु की जो है अक्ष का निर्माण करता है। यह आधार काय का भी काम करता है, बेसल बॉडी का काम करता है, जिससे कि एक्सोनिम्स ये निकले रहते हैं, तंतु निकल रहे रहते हैं। ठीक, चलिए इसके मध्य भाग में और क्या चीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि अभी हमने बात की, माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में जो है, इसमें किस रूप में व्यवस्थित है, नैबन कण के रूप में व्यवस्थित है। एक जो है फीते के समान जो है नैबन कण का निर्माण करते हैं। और साइटोप्लाज्म जो है इसके साथ में, साइटोप्लाज्म जो है लगा हुआ है वो, जिसको हमने क्या कहा, मेनशेट। तो मेनशेट के रूप में साइटोप्लाज्म जो है संघनित अवस्था में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, श्वसन के जो हैं एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि इसको
क्या करता है, मूवमेंट में जो है इसमें मदद करते हैं, इसमें इससे ऊर्जा मिलती है स्पर्म को। इसका तीसरा भाग क्या है, टेल। टेल हमने कहा, टेल जो है, टेल के 2 पीस है। ये शुक्राणु का क्या है, सबसे लंबा भाग है, जिसके 2 हैं भाग, प्रिंसिपल पीस और एंड पीस। प्रिंसिपल पीस जो है इसका अधिकांश भाग बनाता है, प्रिंसिपल पीस टेल के अंदर, और ठीक है, अधिकांश भाग बनाता है। इसकी जो केंद्रीय जो संरचना होती है वो 9+2 प्रकार की होती है, यानी 9 जो है फाइब्रिल्स और 2 जो है सेंटर के अंदर इसमें पाए जाते हैं। एंड पीस जो है इसका क्या है, अंत वाला भाग है। अंत का जो है नुकीला जो भाग है इसका, पूंछ का पश्च भाग जो नुकीला भाग है वो कहलाता है एंड पीस, ठीक है, जिसमें भी 9+2 रचना पाई जाती है। चलिए, अब शुक्राणु की ये तो हुई बात संरचना की, ठीक है, ये हमने बात की संरचना की। अब इसका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये जो है किससे, इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इसको नियंत्रित करते हैं। शुक्राणु जनन स्टार्ट कहाँ से होता है, प्यूबर्टी से, ठीक है, आपके एडोलेसेंट की उम्र से, प्यूबर्टी से जो है ये स्टार्ट होता है। और इसके अंदर जो है किस लिए कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम जो है ये इसको शुरू करते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि कहाँ से, हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। इसमें जब इंक्रीज लेवल ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी के अग्र जो है भाग को, जहाँ से फिर वो सीक्रेट होते क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH जो है ये इनका सिक्रेशन होता है। इसमें से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये किस पे काम करते हैं, लेडिक सेल्स पे। और लेडिक सेल जो है क्या करती है, एंड्रोजन का सिक्रेशन। और एंड्रोजन क्या है, मेन जो है मेल हार्मोन है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। और FSH जो है इसके अंदर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो काम करता है किस पे, सर्टोली सेल्स पे। और जैसा कि हमने बात की थी, सर्टोली सेल जो है क्या काम करती है, इसको स्पर्म को जो है क्या प्रदान करती है, एक तो आलंबन प्रदान करती है और पोषण प्रदान करती है सर्टोली सेल्स, ठीक है। और ये सीक्रेट करती है 2 एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस का दूसरा भाग यानी स्पर्मायोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है एनवायरनमेंट के द्वारा भी जो है इसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर है, लाइट है और हॉर्मोन्स हैं, और साइकोलॉजिकल स्टेट यानी हमारी जो मानसिक अवस्था है उसका भी जो है स्पर्मेटोजेनेसिस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। गुड डे।